आजकल कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं, स्वार्थी विचारधारा है। लोग शोषणकारी नियत रखते हैं और परोपकारी भाषण देकर के अपने शोषण की इच्छाओं की तृप्ति कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे आज की राजनीति में और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। इलाकाई राजनीति की आला शख्सियत और पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रामलाल लाही का अचानक अलविदा कहना सिर्फ एक संस्कार का संपन्न होना नहीं है। वर्ष 1969 में राज्य विधानसभा में दाखिले से वर्ष 1991 में यूनियन मिनिस्टर तक 40 साल का सियासी सफरनामा दरअसल राजनीति के शिलालेख की ऐसी इबारत है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। राजनीतिक दलों, विधायी सदनों और सामाजिक कार्य के अलग अलग संस्करणों में दमदार भागीदारी करने वाले रामलाल राही भारतीय लोकतंत्र की ताकत के शानदार नुमाइंदे थे, जिन्होंने बेहद गरीबी और गंवाई राजनीतिक परिवेश से आने के बावजूद वह मुकाम हासिल किया जिसे हासिल करने में लोग अक्सर पूरी जिंदगी गुजार दिया करते हैं। वर्ष 1960 में जिला परिषद सदस्य चुनावी राजनीति का आगाज वर्ष 1991 में सांसद निर्वाचित होकर अंजाम तक पहुंचा। इस दरमियान वर्ष 1969 तथा 1974 में विधायक और 1977, 1984 तथा 1989 में सांसद बने। फिर 1991 में उत्तर प्रदेश से एकमेव लोकसभा सांसद होने का गौरव हासिल किया। पुरस्कार स्वरूप महत्वपूर्ण केंद्रीय गृह मंत्रालय में मंत्री बनाए गए। पढ़ाई कम मगर राजनीति की कढ़ाई के हुनरमंद कारीगर राही अंतिम घड़ी तक एक्टिविस्ट बने रहे। मृत्यु के कुछ दिनों पहले तक हालात को लेकर फिक्रमंद रामलाल राही ने रेलगाड़ियों को पुनः शुरू कराने और चुनाव सुधारों पर भारत सरकार को चिट्ठियां लिखी थी। बाबूजी के नाम से विख्यात रामलाल राही के सफरनामे पर रिपोर्ट करते हुए आई इंडिया ने पुराने साथियों और सहयोगियों से बातचीत की। खंगालने की कोशिश में कई ऐसे अनछुए पहलू सामने आए जो एक जन नेता के व्यक्तित्व को उद्घाटित करते हैं। बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। नहीं, मेरा आंदोलन के समय बहुत ही अधिक बचपन था, क्योंकि सन 1942 में तो मैं स्कूल गया हूँ, पहली बार प्राइमरी में नाम मेरा लिखा गया है। 47 में आज़ाद जब भारत हुआ तब मैं 6ठी क्लास में जूनियर हाई स्कूल लहरपुर में नाम लिखाने गया था, नाम लिखाया। और 15 अगस्त जब आई तो मैं जान ही नहीं पाया कि 15 अगस्त होती है, कैसी होती है। मैं स्कूल में हाजिरी मैं स्कूल में गया, देखा स्कूल बंद, किसी ने कुछ बताया नहीं। कहने लगे यहाँ तो छुट्टी, स्कूल बंद है, तो हम घर को चले आए। रास्ते में हमको कुछ लोग मिले, कहे न रहे तुम लौटाए, तुम्हारे वहाँ स्कूल का बड़ा भारी प्रदर्शन हो रहा है, थाने में सब लोग इकट्ठा हैं। तो मैं क्या करता, मैं इतनी दूर निकल गया था, तो मैंने कहा मैं लौटता हूँ, जाऊँगा देखने। तो वो कहा अब तो ख़त्म हुई हुई सब। तो हम कहा फिर क्या है, लौट आए। तो ये स्थिति थी। 15 अगस्त की बात मैं बता रहा हूँ। 15 अगस्त का कोई फंक्शन थाना पुलिस में हुआ होगा लहरपुर में, वो हमारे स्कूल के पड़ोस में है, लेकिन हम लोग नहीं जान पाए। देखा स्कूल बंद, क्योंकि मतलब खाली पढ़ाई से रखते थे। स्कूल बंद तो घर को वापस हो लिए। तो ये है, तो उस वक्त की बात मैं
कोई मेरा पार्टिसिपेशन बहुत नहीं रहा, लेकिन इतना ज़रूर है कि उस ज़माने के लोगों से मैं काफ़ी वाकिफ़ हूँ और उनके त्याग और बलिदान को जान और समझकर मन गर्व से प्रसन्न होता है। सीतापुर के गलियारों से राजनीति का सफर शुरू करने वाले रामलाल राही, जिन्हें हम सब बाबूजी कहकर पुकारते थे, को जालिम साल 2020 ने जाते जाते हमसे छीन लिया। 10 दिसंबर की शाम जिला अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। बताते हैं कि किसी ज्योतिषी ने पहले ही 84 साल की अवस्था में उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी, जो कि सच साबित हुई। घर से अस्पताल आते वक्त भी उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा था कि अब मुझे दुनिया की कोई भी ताकत बचा नहीं पाएगी। भले ही बाबूजी कक्षा 8 तक ही पढ़े हों, लेकिन राजनीति के मास्टर भी उनसे क्लास लेते थे। सीतापुर से निकलकर राजनीति के जिस मुकाम तक बाबूजी पहुंचे, वहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे राही जी ने सीतापुर के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबूजी के प्रयासों से केंद्रीय विद्यालय, रेल लाइन का अमान परिवर्तन, विश्व बैंक नलकूप योजना, सीपेज, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध अभियान व नशा मुक्ति के लिए किए गए जनजागरण आदि प्रमुख हैं। जब देश के अधिकांश नेताओं का दागदार होना आम बात है, तब भी बाबूजी को देश के किसी भी न्यायालय से 1 दिन की सजा या फिर 1 रुपया जुर्माना भी नहीं लगा, जो कि उनकी बेदाग छवि को तस्दीक करता है। सीतापुर समेत आसपास के जिलों में नासूर बनी शारदा नहरों की सीपेज समस्या के निजात दिलाने के लिए राजीव गांधी सरकार में बतौर सांसद राही जी ने दुनिया में पहली बार जल सत्याग्रह का अद्भुत प्रयोग कर समस्या से निजात दिलाई। बाबूजी की तरबियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री जैसे ऊंचे ओहदे पर होते हुए भी आम निमंत्रण और जन समस्या होने पर कलेक्टर कप्तान के दफ्तर में टहलते हुए ही पहुंच जाते थे। यही नहीं, सीतापुर की आवाम भी बाबूजी को बेहद पसंद करती थी। पहली बार वर्ष 1969 में हरगांव विधानसभा से विधायक चुने जाने के बाद 1974 में दोबारा हरगांव से ही विधायक बने। 1977 में पहली बार मिश्रिख से सांसद चुने गए और मिश्रिख से ही 1980 की 7वीं लोकसभा व 1989 में भी विजय पताका लहराई। 1991 में चौथी बार सांसद चुने जाने पर उन्हें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया गया। हालांकि इसके बाद उन्हें राजनीतिक मैदान में असफलता हाथ लगी, लेकिन राजनीति प्रभाव के बल पर अपनी पत्नी निरक्षर सुंदर देवी राही को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में वह सफल रहे। बड़े बेटे रमेश राही और छोटे बेटे सुरेश राही को विधायक और पुत्र वधू मंजरी राही को जिला पंचायत सदस्य बनाया। सिधौली के ताराचंद महेश्वरी को अपना राजनीति गुरु मानने वाले राही जी कई दलों से लेकर अंतिम समय अपने पुराने घराने यानी कांग्रेस की सेवा में लीन थे। बाबूजी अपने पत्र व्यवहार को लेकर पूरे देश में जाने जाते थे। विभिन्न विभागों के मंत्रियों, सचिवों व जिले के अफसरों व पत्रकारों को समस्याओं को लेकर हजारों पत्र लिखे, जिन पर कार्रवाई भी होती थी। पासी समाज के पुरोधा कहे जाने वाले रामलाल राही पासी समाज के उत्थान के लिए अंतिम सांस तक प्रयत्नशील रहे। बाबूजी के भरे पूरे परिवार में शामिल बेटों में रमेश राही व हरगांव से वर्तमान विधायक सुरेश राही शामिल हैं। साथ ही 4 बेटियों में विद्या राही, पुष्पा राही, पूनम राही, नीतू राही व पुत्रवधू मंजरी राही व निशा राही उनके निधन से शोकाकुल है। सीतापुर में अस्त हुए राजनीतिक सूरज रामलाल राही के निधन से लाखों की आवाम गमजदा है। इंडिया की ओर से दिवंगत आत्मा को
विनम्र श्रद्धांजलि। सच्चाई ये है कि मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की ही राजनैतिक देन हूँ। स्वर्गीय ताराचंद माहेश्वरी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। उनके बारे में मुझे जानकारी है। अभी 19 तारीख को, इसी 19 अगस्त को उनका जन्मदिन है। हम लोग सम्मिलित होंगे उनके जन्मदिन पर। उनको आज़ादी की लड़ाई में उनके परिवार के लोगों ने गांधी टोपी पहनाकर और उनकी परिवार की महिलाओं ने तिलक लगाकर उनके माथे पर और इस राष्ट्रीय आंदोलन में जेल भेजा था। ये कितने गर्व की बात है। मैं उन्हीं की राजनीतिक औलाद हूँ एक तरीके से। पूर्ण ने बड़ा योगदान किया है। यहाँ कोई जाति धर्म का व्यक्ति ऐसा नहीं रहा है जो आज़ादी की लड़ाई में सम्मिलित न हुआ हो। 18 अगस्त का नाम आपने सुने होगा, जो लाल बाग में गोलियां चली, लोग शहीद हुए, वो भी एक बड़ी भारी घटना है। लेकिन हमारे जनपद की कोई तहसील उस जमाने में ऐसी नहीं रही जहाँ के लोगों में आज़ादी के प्रति रुझान न पैदा हुआ हो। जाने और अनजाने, जाने जिन्होंने जाना और समझा कि देश के लिए लड़ाई में जाना है, वो जेल गए, और जो अनजाने थे उनका मूक समर्थन, जैसे हमारे लोगों के परिवार के लोग चर्चा करते थे। हम भी गांव में कोयरे पर बैठते थे तो सुनते थे ये आज़ादी की लड़ाई वो लड़ रहे, गांधी जी का नेतृत्व है, और हम लोग सब इनकलाब बोल देते। कहाँ तब आदमी रोटी को तरसता था, काम को तरसता था, बड़े भूस्वामियों का आधिपत्य था। और मैं अगर कहूँ तो यहाँ शायद आपकी जानकारी में न हो, ये स्टेट, ये जनपद में हम जिस इलाके के रहने वाले हैं वो कटेसर रियासत में पड़ता था, जहाँ के राजा नबीनगर में कोठी बनाए थे। उसी नबीनगर की कोठी से लेकर और कटेसर तक ये स्टेट कोटा अवार्ड हो गई थी। तो यहाँ का सरबरा एक अंग्रेज था, समझ गए। वो बड़ा अय्याश था। जगह जगह जिसने उसकी अय्याशी की पूर्ति की उसको हजारों एकड़ जमीन बांटता गया और लोग अपना कब्जा करते रहे और उसके सामने लड़कियों को पेश करते रहे। ये मेरी जानकारी है। लेकिन ये इसके विपरीत हमारे देश के बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में, जिसमें जगन बाबू, कृष्णा बाबू, हमारे ताराचंद माहेश्वरी, हमारे बैजू राम जी, कल्लू राम जी, नहीं मालूम कितने लोग हैं छोटे बड़े। ये बैजू राम जी ये विधायक रहे, वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। ये मैकू राम और कल्लू राम हमारी ही बिरादरी के पड़ोस में रहते हैं, वो भी आज़ादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट किए से, और जब जिला बोर्ड बना उसके मेंबर भी बनाए गए। इसीलिए समझ के बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिनका मैं नाम इस वक्त लेने में समर्थ नहीं हूँ। हम इस वक्त खड़े हैं पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रामलाल लाही जी के आवास पर। अब सिर्फ उनकी यादें बची हैं। आप देख सकते हैं ये इनका वही आवास है, और जिसमें उन्होंने बचपन से लेकर के, बचपन तो गांव में गुजारा, लेकिन उसके बाद इसी आवास में रह करके और यहीं से उन्होंने देश की राजनीति में कदम रखा और इतनी ऊंचाइयों तक गए कि वो एकलौते जनपद के ऐसे नेता बने कि इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद भी इसी आवास में रहे। और ख़ास बात ये रही कि जनपद के लिए हमेशा सोचते रहे। उनके वो पत्र जो हमेशा वो सरकारों को लिखते थे, खुद जब उनकी सरकार होती थी तब भी वो यहाँ की समस्या को लेकर ऐसा आंदोलन किया उन्होंने जो विश्व के सबसे पहले जल सत्याग्रही भी बने, और अपनी ही सरकार में उन्होंने अनशन किया था। और वो समस्या थी सीपेज की समस्या।
तो आज तो हम बात करेंगे सिर्फ उनके परिवार के बीच में, क्योंकि उनकी बेटे और उनकी बहू और उनके पोता पोती के साथ ही उनके भाई और उनके दामाद, तो आप देख सकते हैं ये उनका भरा पूरा परिवार है और अपने पूरे परिवार को छोड़ के गए हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि राही जी के 2 बेटे और 4 पुत्रियां, उनके पोते पोती नाती, पूरा भरा पूरा परिवार है। समाज के लिए उन्होंने जिया, जनपद के लिए जिया। तो आप कैसे अपने भाई को याद करते हैं? हमारा भाई समाज में और परिवार को लेकर रहना चाहते थे और हमेशा वो समाज के साथ ही और परिवार को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो परिवार को लेके चलते थे, समाज को लेके चलते थे, ये यादें हैं छोटे भाई की। उनके बड़े बेटे पूर्व विधायक रमेश राही, उन्होंने पूरा जीवन उनके साथ बिताया, आखिरी क्षण भी बेटे उनके साथ रहे। उनसे जानना चाहेंगे कि अपने पापा के लिए वो क्या कहना चाहेंगे। हम बाबूजी के लिए जो भी कहें बहुत ही कम है। अब हम आपको क्या बताएं, बचपन में जब बाबूजी, हम बहुत छोटे थे, 69 में पहला चुनाव जीत कर आए, तो हम लोग वाजपेयी जी के मकान में नाले के बगल में हम लोग रहते थे। उसके बाद जब 77 में 77 बता रहे हैं, हाँ 77, नहीं उसको क्या कह रहे हैं, दूसरा चुनाव जब जीते हैं तो थोड़ा सा, और उसके बाद 77 में जब एमपी का चुनाव जनता पार्टी से लड़े हैं, तब हम बहुत छोटे, हम मोटरसाइकिल में बैठ के, राधे श्याम जायसवाल हमको बीच में मोटरसाइकिल में बैठा लेते थे और क्षेत्र में हम लोग भ्रमण करने जाते तो कहते राही जी का लड़का वोट मांगने आया है, तो हम सबसे हाथ जोड़कर वोट मांगते थे, बाबूजी को आप वोट दीजिएगा, उनको जिताइए, आप सब लोगों के काम करेंगे। बाबूजी 77 का चुनाव बहुत भारी मतों से जीते थे, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उसके बाद बहुत हम लोगों को शिक्षा दिया करते थे कि आप सब लोग मिल के रहें, समाज में नामपासी समाज को जोड़ के रखें, सब भाई बहन सब साथ रहें, कोई भी बिछड़े ना, सब एक साथ रहें। अब हम बाबूजी नहीं हैं, बाबूजी ने जो सिखाया है कि हमारा परिवार एक रहे, हम एक रहेंगे, कोई भी कुछ ना कुछ कहे, हम लोग अलग नहीं होंगे। राजनीति अपनी ये कर रहे हैं, हम अपनी राजनीति कर रहे हैं, हम लोग सब एक हैं और हम सब लोग बाबूजी ने सिखाया, हम सब एक ही रहेंगे, हम लोग कहीं अलग नहीं रहेंगे। पिता की बहुत बड़ी सीख, राजनीति में बहुत बड़ी बात बड़े बेटे ने कह दी कि पिताजी ने एक ही बात सिखाई, राजनीति हम कुछ भी करें भाई लोग, लेकिन सब लोग एक रहेंगे, परिवार एक रहेगा। ये सीख मिली पिता से। हम बहू से बात करेंगे, मंजरी राही जी से। इनको राजनीति में काफ़ी आगे बढ़ाना चाहते थे, उनकी अंतिम इच्छा थी, अभी लोकसभा का चुनाव भी लड़वाया था और वो अंतिम इच्छा ऊपर वाले ने नहीं पूरी होने दी, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा को आप पूरा करना चाहेंगी, क्या करना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी और हमेशा करती रहूंगी, क्योंकि जब मैं यहाँ 90 में शादी करके आई तो बाबूजी ने हमें सबसे पहले एक यही सीख दी कि बेटा, इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ होती है। यदि आपके अंदर इंसानियत ठीक है और आपकी नीयत ठीक है, यदि आप इसको लेके चलोगी तो समाज में हमेशा आपका नाम रहेगा। और मैं जब भी कभी कुछ भी किसी की समस्या आए और आप हमेशा उसके लिए आगे खड़े रहो, यदि हम उनके लिए आगे खड़े रहेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं बाबूजी की सीख को आगे बढ़ा रही हूँ। और आने वाले कल में भी मैं जिस तरह से बाबूजी मुझे सिखा के गए कि बेटा, परिवार एक ऐसा समूह होता है, यदि आपकी मुट्ठी मजबूत है तो परिवार आपका एक साथ ही होना चाहिए। और मैं हमेशा पूरे परिवार के साथ हूँ और मेरा परिवार बहुत खुशनसीब है कि मेरे बाबूजी नहीं बल्कि क्या कहेंगे, मेरे पास शब्द नहीं है। बाबूजी ने हमें कभी ऐसा नहीं फील कराया कि आप हमारी बहू हो। उन्होंने हमेशा बेटी की तरह प्यार दिया और बेटी की ही तरह हम लोगों को घर में रखा। और जब राजनीति की बात आती है तो मैं राजनीतिक परिवार से नहीं थी, मेरा बचपन राजनीति परिवार से नहीं था। मैं जब यहाँ आई तो उन्होंने ही मुझे राजनीति सिखाई। मैं उनको हमेशा अपना राजनीतिक गुरु मानती हूँ और मानती रहूँगी, और मैं उनके बताए हुए रास्ते पे हमेशा चलूँगी और हमेशा अभी भी चल रही हूँ और चलती रहूँगी। और मैं हमेशा उन्हें याद करूँगी। कभी भी जीवन में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बाबूजी नहीं है। मैं हमेशा यही चाहूँगी कि हर जगह हर समय बाबूजी हमारे साथ हैं और रहेंगे। बाबूजी के बताए रास्ते पर चलेंगी, ये कहना है। और बाबूजी कैसे थे, उनका परिवार इतना खुशहाल है और उनका अफसर दामाद भी हमारे साथ है, तो हम उन्हीं से जानेंगे
कि आप फील्ड में रहते हैं, बहुत सारा ज़िले के विकास के लिए सोचते हैं, लेकिन बाबूजी की जो सोच थी उसको आप कहाँ पाते हैं? आदरणीय बाबूजी के बारे में जो भी शब्द कहेंगे वो बहुत कम होंगे। वो समाज के लिए इतना अधिक सोचते थे, गरीब दीन दुखियों के बारे में सोचते थे कि वो भी कि हमेशा वो तत्पर, चाहे नशा उन्मूलन हो, हमेशा कहते थे कि आदमी अगर गरीब है, अगर पैसा नशे में से उड़ा देगा तो उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले उनका ये था कि बच्चे गरीब लोग जो हैं ज़्यादा पढ़ें जिससे आगे बढ़ पाएंगे। और ये भी हमेशा कहते थे मैं लड़की दामाद हो, बहू बेटे किसी में मैं भेदभाव नहीं करता हूँ। यही उनकी सबसे बड़ी थी, मेरे लिए सभी बराबर हैं। यही सबसे बड़ा था कि हम सब मिलके रहें और हमेशा अच्छा समाज के लिए सोचते रहें, यही उनका था। बेटी और बहू में कोई भेद नहीं समझते थे और समाज के लिए नशा उन्मूलन के लिए वो अभियान चलाते थे, ये कहना है अफसर दामाद का। अब हम बात करेंगे उनके विधायक बेटे से, उनसे जानेंगे कि जो गुण उनमें थे क्या उसका कुछ अंश वो आगे अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। देखिए, बाबूजी के बारे में अगर बोला जाएगा तो एक ग्रंथ लिख जाएगा। उन्होंने जीवन भर सदा गरीबों की मदद की और वो एक ऐसे परिवार से आए थे जहाँ शिक्षा भी नहीं थी, ना राजनीति थी, शिक्षा भी नहीं थी। उन्होंने अपने बलबूते, अपने सिद्धांतों के बलबूते पर समाज में, देश में, दुनिया में अपना नाम रोशन किया। अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के इतिहास में लहरपुर तहसील में 400 साल पहले राजा टोडरमल गए थे दिल्ली और 400 वर्ष बाद हमारे पिताजी बाबूजी दिल्ली गए। बाबूजी के सिद्धांत बहुत सख्त थे, वो सदैव अपने सिद्धांतों पर चलते थे, कभी उन्होंने सिद्धांतों समझौता नहीं किया। आज हम लोग विधायक बने हैं, समाज में हमारा सम्मान है, जो नाम है वो आज उन्हीं की देन है और हम लोग प्रयास करेंगे कि उनके सम्मान को कभी ठेस न पहुँचे, उनके सिद्धांत सदा बने रहें। इसी आशा के साथ हम लोग जो है हमेशा जीवन पर्यंत कार्य करते रहेंगे और आशा करते हैं कि बाबूजी सदैव हम लोग को आशीर्वाद देंगे। बाबूजी यानी राही जी कभी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किए, ये कहना है विधायक पुत्र का। अब हम छोटी बहू से जानेंगे कि बाबूजी को कैसे वो मिस कर रही हैं और उनकी कुछ यादें। बाबूजी को मिस कर रही हूँ, बहुत मिस कर रही हूँ। ये तो मैं शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकती कि मैं कितना मिस कर रही हूँ। और जो कुछ सिखाया आज जो कुछ भी मैं हूँ, तो मैं सिर्फ बाबूजी नहीं, मेरी अम्मा, मेरी सासू माँ, उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं तो दिल्ली से आई हूँ, बेसिकली आई बिलोंग टू दिल्ली, और यहाँ पे मतलब पूरा माहौल चेंज, परवरिश पूरी मेरी दिल्ली की अलग। और यहाँ इतने लोगों में, इतने जनता में कैसे रहना, कैसे उठना बैठना, बोलना सीखना, सब अम्मा ने सिखाया और बाबूजी ने। और क्या क्या याद करूँ मैं, क्या क्या बताऊँ आपको। फिर शब्द ही कम पड़ रहे हैं और बस उन्होंने यही कहा कि मतलब कोई भी दरवाजे पर आए हमारे, कोई बेटा देखना, कोई भूखा ना जाने पाए, हर किसी का मान सम्मान करना, वही मेरी कोशिश है, वही मैंने सीखा है। उनके जो दिए संस्कार हैं, उनके आदर्शों पे ही मैं चलना चाहूँगी और जो सिखाया बस अब उनकी यादें हैं, उनका आशीर्वाद है, उनके दिए हुए संस्कार को ही लेके हम आगे बढ़ेंगे। बस दिए हुए संस्कार के साथ आगे बढ़ेंगी छोटी बहू। अब हम बात करेंगे, हर एक खुशनसीब वो बाबा होता है या पोते पोती होती हैं जिनके ऊपर साया होता है बाबा का। अब ये ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, लेकिन जितना प्यार इन लोगों ने बाबा का पाया है उस पर हम बात करना चाहेंगे कि आप बाबा की ऐसी कौन सी बातें बचपन की थी जो आपको अच्छी लगती थी और कुछ बातें चुभती भी होंगी। ऐसी कोई चुभने वाली बात ही नहीं थी। मतलब बाबा को हम लोग अभी भी इतना मिस कर रहे हैं, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो भी है नहीं हमारे साथ। बट मतलब वो बस यही चाहते थे कि हम सब अच्छे बच्चे रहे, सबको रिस्पेक्ट करें। तो बस वी वांट टू मेक हिम प्राउड कि अब हम लोग ही बच्चे हैं तो हम लोग प्राउड तो फील कराएंगे ना उनको, जो वो चाहते हैं। सो मतलब उनको मिस अ लॉट एक्चुअली, एंड जितना बोलूँ उतना कम। एंड बचपन से लेकर आज तक बाबा ने हमें यही सिखाया कि बेटा बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आगे बढ़ो तुम लोग अच्छे से, मतलब आगे अपना
बढ़ो, पढ़ो, लिखो सब कुछ एंड अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, हमें प्राउड फील कराओ एंड मतलब अम्मा भी जब चले गए, इट्स बिन 1.5 years, सो उसके बाद भी मतलब बहुत मिस करते थे उनको भी एंड उनके बाद बाबा भी। तो अब क्या बोलूँ कि जितना बोलो मतलब कम है एंड हम लोग आते थे छुट्टियों में यहाँ पे, तो क्योंकि हम लोग लखनऊ में रहते थे लखनऊ में पढ़े बचपन हैं, से, हाँ। सो तो मतलब आते थे हम लोग, फिर अम्मा बाबा दोनों रहते थे यहाँ पे एंड सब बच्चे जितनी इकट्ठे फ्रीडम होते थे। बाबूजी अम्मा ने दी कि मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लखनऊ शिफ्ट हुए थे कि बच्चे पढ़े, हमने जो नहीं पढ़ा ये जो बच्चे आगे बढ़े। और फिर वेट होती थी तीज त्योहार में, चाहे हम लखनऊ ही रहे पर हर तीज त्योहार हम लोग साथ रहते थे। मुझे आज भी याद आता है, अम्मा कोई भी फेस्टिवल आता था उससे पहले फ़ोन कर, बिटिया कब आओगी। बहू तो कब, बहू की बात बोलें तो शायद 9 तारीख को प्रतीक भैया थे और एक लोग और भैया थे, वो मुझे पहचाने नहीं और मुझे पूछा बेटा आप कौन हैं, तो मैंने कहा मैंने तो अपना इंट्रोडक्शन यही दिया कि मैं इनकी छोटी बहू हूँ। तो बाबूजी के ये शब्द थे, बहू नहीं ये मेरी बेटी है, कि हमने अपनी बहुओं को बेटी ही माना है और वाकई उन्होंने बेटियों की तरह ही प्यार किया। यही कहेंगे। बेटा तुम बोल। कुल मिलाकर ये कह रहे हैं ये बच्चे कि जो वो नहीं पढ़ पाए वो इनको सीख देते थे कि आप सब लोग पढ़िए और आगे बढ़िए। हालांकि एक चीज़ आप सबको बताना चाहेंगे कि राही जी कक्षा 8 पास थे, लेकिन 8 देशों की यात्रा कर चुके थे। तो ज़रूर उनके अंदर कुछ होगा, ज़रूर उनके अंदर ऊर्जा होगी और उस ऊर्जा को इन सब में देखना चाहते थे। ये बहुत बड़ी बात थी कि कक्षा 8 पास और 8 देशों की यात्रा कर चुके थे। आप क्या कहना चाहेंगे? बताने के लिए कुछ क्या ही बोल सकते हैं, सब तो इन्होंने बता दिया है, बट इतना ही बोलेंगे कि आपके बाबा जैसा कोई नहीं। हाँ उनके ऐसा कोई नहीं है और उनको बहुत मिस करते हैं। बाकी जो उन्होंने बोला वो हम पूरा करके रहेंगे, जैसा कि उन्होंने बोला सब पढ़ाई अपनी आगे तक करना है, ऑफिसर बनना है, सब जो भी उन्होंने कहा है सब करेंगे। पोते को अफसर के रूप में देखना चाहते हैं बाबूजी और वो ये पूरा करेंगे, ये कहना है इनका। हम एक जानना चाहेंगे कि राही जी की यादों को और लोगों को, आज लोग राजस्व के जनक का उदाहरण दिया है आपने टोडरमल जी का, तो हम ये चाहेंगे कि राही जी की यादें आने वाली पीढ़ियां जाने, समाज जाने, बेटे उनके लिए क्या करेंगे। हम चाहेंगे कि उनके नाम पर कोई एक स्मारक बने सीतापुर में, और मैं इसके लिए शासन को लिखूंगा भी कि एक स्मारक उनका बनाया जाए। बनाने के लिए लिखेंगे छोटे बेटे विधायक पुत्र की उनका स्मारक बने राही जी का। अब हम जानना चाहेंगे एक बिरला नेता जो टोपी में नज़र आता था, जो एम्बेसडर गाड़ी में नज़र आता था, इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद ये यादें आने वाले भविष्य को दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, क्या इनको संजो कर रखेंगे आप? सजो कर रखेंगे, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलेंगे। वो जैसा हम लोग ज्ञान दे गए हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर आगे का सफ़र तय करेंगे। उनकी यादें हमेशा रहेंगी, दिल में बसी हैं और हमेशा दिल में बसाए रखेंगे। तो राही जी की यादें हमेशा दिल में बसाए रखेंगे, राही जी का नाम ऊंचे तक पहुंचाएंगे, राही जी को आने वाली पीढ़ी के लिए बताएंगे। ये पूरे परिवार का वचन है, एक साथ रहेंगे। ये आज इस आई इंडिया के चैनल पर पूरे परिवार ने कहा है। अब आने वाला समय देखेगा कि राही जी का परिवार, वो ऊपर बैठे हुए राही जी देखेंगे कितना खुशहाल होता है, आगे बढ़ता है। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के परिवार से आप सबको मिलाने के बाद एक ऐसे साथियों के परिवार से मिलाने जा रहे हैं जो राही जी के साथ रहने वाले साये की तरह। ये उनको खाना बना के खिलाती थीं। ये 29 साल से उनके साथ 21 साल से उनके साथ रह करके उनके सारे काम निपटाते थे। आप उस गाड़ी को चलाते हैं, एम्बेसडर गाड़ी को, जिस पर वो चलते थे। और ये अंतिम क्षणों में ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक अंतिम क्षणों तक उनके साथ साये की तरह रहे। आपको बता दें कि वरिष्ठ कवि भी हैं, पत्रकार भी हैं, रंगकर्मी भी हैं, तो सारी बातें इनसे साझा होती थीं। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले जो उनके साथ रहकर या उनके घर में रहकर उनको खाना देने से लेकर सुख दुख जानने वाली उस बिटिया से कि बाबूजी आपको कितना स्नेह करते थे। बहुत ज़्यादा किया, सबसे अपनों से भी ज़्यादा मतलब मानते थे मुझे, बहुत पढ़ाया भी मुझे। वो चाहते थे कि मैं नर्सिंग ऑफिसर बनूं, पढ़ाया मुझे। शालिनी कैसे बाबूजी कितने सालों से बाबूजी की आप सेवा करने का अवसर पाई और
8 साल की थी मैं, 8 साल की थी तब से मतलब मैं नाना के साथ रह रही हूँ और पढ़ भी रही हूँ। बाबूजी की कुछ यादें, कुछ अच्छी बात उनको जो आपको आपके जहन में है? बस वो यही चाहते थे कि मैं पढ़ूँ और नौकरी करूँ, बस वही चाहते थे वो। पढ़ाना मतलब उनके लिए यही था सबसे ज़्यादा, मैं पढ़ूँ और कुछ बनूँ, बस मुझे वही करना है। देखिए, कोई जो खाना खिला रहा हो और उसके मालिक कहिए या उसका देखने वाले कहिए कि उनके लिए कितना ख्याल रखते थे कि वो पढ़े अफसर बने, ये बच्ची ने बताया। हम अब बात करेंगे जो उनके लेटर ड्राफ्ट करते थे। राही जी लिखा पढ़ी बहुत करते थे, केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, और सुरेश बाबू उनके साथ रहते थे। तो उनसे जानेंगे कि अपने जीवन में उनको किस तरीके से ऐसा नेता, आपको आज उदाहरण देना पड़ेगा कि बहुत सारे नेता होते हैं, लेकिन ये नेता कैसे थे, ये जानना चाहेंगे आपसे। आज मुझे बड़ा दुख हो रहा, आदरणीय बाबूजी मेरे बीच में नहीं हैं। उनके साथ काम करने का मुझे अवसर मिला, इतने बड़े सम्मानित व्यक्ति जो जिनके साथ काम करने का मुझे अवसर मिला, मैं बहुत अपने को गौरवान्वित समझता हूँ। और उनकी हर चीज़ मुझे याद आती, उनके साथ रहकर मुझे देश के कोने कोने जाने का अवसर मिला, जानने का, समझने का मिला, और बहुत कुछ बाबूजी से मुझे सीखने और जानने को मिला। जो उनकी एक ऐसी आदत थी बाबूजी की, वो 2-4 घंटे दिन में या तो वो कुछ बोल लेते, कहीं भाषण दे लेते, और या अपना कुछ लिखा लेते समाज हित में, देश हित में। और ख़ास करके उनकी जो बात हुआ करती थी वो ज़्यादातर देश हित की ही बात सोचते थे और वही लिखाते थे। अभी अभी उन्होंने अंत समय में ही 10 दिन पूर्व एक पत्र चुनाव आयोग को लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा उन्होंने चुनाव सुधार के संदर्भ में, कि ये चुनाव आयोग की कोई मशीनरी नहीं है, इसकी निजी मशीनरी होनी चाहिए, उधार की मशीनरी नहीं होनी चाहिए। उस पर उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और सम्मानित आयुक्त को भी भेजी गई कॉपी उसकी, और विधि आयुक्त को भी। और उनके साथ काम करते बहुत अच्छा लगता था। आज वो हमारे बीच में नहीं, मुझे अत्यंत पीड़ा और दुख हो रहा। तो आपने देखा कि जैसे पत्र वो लिखते थे, समस्याओं को उठाते थे, बाढ़ हो, नशा उन्मूलन हो, या फिर चुनाव आयोग। हाल ही में उन्होंने एक पत्र लिखा कि चुनाव आयोग की अपनी कोई मशीनरी नहीं है और वो उधार का काम चलाती है, तो उसके सुधार की दिशा में उन्होंने बहुत बड़ी बात लिखी। इस पर किसी का शायद ध्यान गया हो। अब हम बात करेंगे जो एक साये की तरह हमेशा साथ रहने वाले, उनकी गाड़ी को चलाने वाले, और लंबे समय से 29 साल बहुत होते हैं, 29 सालों में हर एक चीज़ राही जी की अच्छी और अच्छाई और बुराई उनके साथ होगी, उसको आप कैसे साझा करेंगे? 29 साल तो हमें पता ही नहीं चले यहाँ कितने जो, क्योंकि इतना हमें सम्मान यहाँ मिला कि हमें पता ही नहीं चला। बहू जी हमेशा हमें बेटा पर कहते थे हमेशा, और हमें बेटा जैसा ही सम्मान मिला, और उसकी वजह से आज भी पूरा घर हमें जो है पूरी इज्जत देता है। बहू जी जो है हमेशा बहुत हमको मानते, हमेशा हम कभी हमारा नाम नहीं लेते थे, हमको हमेशा भैया ही कहते थे। कभी बहू जी के जाना जाने से हमें बहुत तकलीफ़ है। एक बड़ी सीख देखिए कि कितनी बड़ी सीख इन्होंने अपनी बात में बता दी कि ये चालक थे उनकी गाड़ी के। लोग अक्सर नाम लेते हैं अपने चालक का और तरह तरह की बातें भी करते हैं, लेकिन वो उन्हें भैया कहते थे। ये इनको आज भी याद है। वो अम्बेसडर गाड़ी से ही चलना पसंद करते थे। बहुत सारे इतने बड़े ओहदे पे जाने के बाद लोग लग्जरी गाड़ियों में जाते हैं, लेकिन वो अक्सर अम्बेसडर गाड़ी में ही जाते थे। हाँ, अम्बेसडर गाड़ी में ही चलते थे। अब आजकल थोड़ी दिक्कत होने लगी थी, तो हमने कहा बाबूजी कोई दूसरी गाड़ी ले लीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं गाड़ी दूसरी कोई नहीं लूँगा, मैं हमेशा अम्बेसडर से ही चलूँगा, और वो अम्बेसडर से ही चले। अब देखिए, अम्बेसडर गाड़ी बंद हो चुकी है, ये भी बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन जो चलने के शौकीन थे, लेकिन वो अम्बेसडर गाड़ी पे ही चलते थे। तो ऐसे नेता थे, वो अपनी पुरानी जो व्यवस्था थी उसमें रहना चाहते थे, वो आधुनिक नेता नहीं थे। अब हम बात करेंगे ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक से। बड़े करीब से राही जी को जानते हैं और बड़ी बातें आपस में दोनों की होती थी शेयर। तो वो उनको कैसे उतारते हैं अपने शब्दों में, राही जी की कुछ अच्छाइयाँ और जो आपको अच्छी लगी हों, और समाज को जो सीख हो, उसको कैसे आप साझा करेंगे? कोई पद चिन्हों पर चलता, कोई पद चिन्ह बनाता है, पद चिन्ह बनाने वाला ही दुनिया में पूजा जाता है। बाबूजी बहुत अच्छे विचारक, चिंतक, समाजसेवी थे। वो राजनीति के साथ साथ
समाज नीति को ज़्यादा महत्व देते थे, इसीलिए वो सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ कर के हिस्सा लेते थे। उनका मानना था कि अगर समाज नीति पर जो नहीं चलता है, समाज को लेकर नहीं चलता है, वो कभी राजनीति में सफल नहीं हो सकता। हार जीत अपनी जगह होती है, लेकिन समाज को जोड़ कर रखना दूसरी चीज़ है। आज नेता लोग आते हैं और अपना स्थान बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिलों में उनका मानना था कि दिलों में तभी अपना साम्राज्य स्थापित किया जा सकता है जब आप समाज नीति पर चलेंगे और लोगों को जोड़ कर चलेंगे। बाबूजी नशा के अत्यंत विरोधी थे। वो हमेशा अपने समाज के लोगों से और लोगों से कहा करते थे कि जिस घर में शराब बनती है उस घर की इज्जत नहीं रहती, इसलिए नशा से आप नाता तोड़ें और शिक्षा से नाता जोड़ें, क्योंकि शिक्षा ही आदमी को सम्मान दिलाती है। क्यों? उनका मानना था राजा राज्य पूजते, विद्वान सर्वत्र पूजते। अगर वो विवेकानंद सहित अनेक लोगों की, मनीषियों की तुलनाएं दिया करते थे समाज के लोगों को कि देखिए वो शिक्षा के बल पर अपना कैसे स्थान बनाए लोग। उनका कहना था कि हमारे परिवार में, हमारे समय में कोई नहीं पढ़ा था, हम ही अल्प अक्षर ज्ञानी थे। अक्सर उनके पत्रों में लोग छिपाते हैं, अपनी शिक्षा दीक्षा को छिपाते हैं, लेकिन वो हमेशा अपने को लिखते थे अल्प अक्षर ज्ञानी। आपने ग्राम नेतृत्व का उभार पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा कि उन्होंने अल्प अक्षर ज्ञानी का ही उल्लेख किया है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बाबूजी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा सबका समादर, कैसे बच्चों में बच्चे हो जाते थे, जवान में जवान और बुजुर्गों में बुजुर्ग। हर पीढ़ी को 3-3, 4-4 पीढ़ी को एक साथ ले चलें, मतलब जनरेशन गैप नहीं था उनके उसमें। तो बाबूजी को चाहने वाले सभी लोग थे और इतने धार्मिक प्रवृत्ति के थे कि घर पर भी मंदिर बनवाया था और साईं जी का उन्होंने मंदिर स्थापित किया, जहाँ हजारों लोग हर बृहस्पतिवार को दर्शन लाभ करते हैं, भंडारे होते हैं, शादी ब्याह होता है। ये एक बहुत जंगल में मंगल, जहाँ कभी जंगल हुआ करता था वहाँ आज मंगल हो रहा है। इतनी अच्छी सोच उनमें थी और शिक्षा पर तो बहुत ही जोर देते थे बाबूजी। हम बाबूजी के साथ 2 स्थानों को गए। एक तो हमको शिरडी साईं ले गए, दूसरे काठमांडू पशुपतिनाथ के दर्शन कराए ना। और जबकि मैं चलने में दिक्कत हमारी थी, फिर भी उन्होंने कहा चलिए तुम सब दिक्कत दूर हो जाएगी, और हम गए बाबूजी के साथ। बड़ा अच्छा लगा। और जब से आंटी जी ख़त्म हुई थी तब से ज़्यादातर हम बैठा करते थे कि इनका एकाकीपन न लगे, और दुनिया की बातें हमसे पूछा करते थे। अगर कोई लेटर लिखाते थे तो सुरेश से कहते थे कि फ़ोन करो ज़रा, वो पत्र हमारा देख लें, कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख गए हैं। तो हालांकि उसमें गलती कोई नहीं होती थी, लेकिन वो हमेशा बुद्धिजीवी लोगों से विचार विमर्श करने के लिए बड़े आदी थे। कभी किसी विद्वान के वहाँ, कभी किसी विद्वान के वहाँ, विद्वान लोगों से वो बहुत जुड़ते थे। और जबकि इससे परिलक्षित होता है कि वो स्वयं में विद्वान के पास जाएगा। 84 साल की उम्र में रामलाल लाही जी 4 बार सांसद, 2 बार विधायक और पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी रहे। लेकिन बहुत उनके जानने वाले तो ये जानते होंगे कि वो कितने धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। लेकिन हम भी आपको बताना चाहेंगे कि उनका बनवाया हुआ यहाँ साईं का मंदिर, जहाँ हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। तो ऐसे थे राही जी। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रामलाल राही पर पुस्तक लिखने वाले आरंभिक डिग्री कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर प्रेमानंद दीक्षित कहते हैं कि राही की छाप अमिट है। समाज ने सच्चा हितैषी नेता खो दिया। मतलब ये किसी एक टाइम नहीं, 50 बार हम लोग बैठे हैं, बातचीत किए हैं। और जब किताब पूरी हो गई तो हमारे लड़के से, डॉक्टर अनुराग दीक्षित से कहा कि आपके पिताजी ने या दीक्षित जी ने अब किताब लिख कर के मुझे अमर कर दिया है। सामाजिक व्यवहार में राही जी बहुत माहिर थे।
समाज को जोड़ने में भी, मतलब हर जाति के, हर धर्म के लोग जो हैं वो राही से मतलब मिलना चाहते थे, अपनी बात कहना चाहते थे और उनके मतलब गौरव समझते थे कि हम उनसे बात कर रहे हैं, उनसे सब। नाम सूरज राजवंशी है, मैं मिश्रिक विधानसभा से आता हूँ। जब से बाबूजी का साथ हुआ, देखा कि बाबूजी समाज में हमारे क्षेत्र में आया करते, भाई कोई दिक्कत फंसती थी या समाज में कोई ख़त्म हो जाता था, तो उनकी एक बाबूजी की एक बहुत बड़ी आदत थी कि अगर कहीं पे कोई भी ख़त्म हो गया या कुछ भी हो गया तो बाबूजी उस अंतिम संस्कार में ज़रूर पहुंचते थे। और उनकी इतनी अच्छाइयाँ थी, हम लोग कम उम्र के थे लेकिन तब पर भी अगर हम पहुंच जाते तो वो हमेशा सम्मानपूर्वक कहते थे बेटा आओ बैठो। और बहुत बड़ी बात ये थी कि कभी भी कोई गरीब परिवार का या कोई भी आता था, हम लोग आते थे लेकर के कि काम बाबूजी ये, अगर वो सही होता था तो वो करते थे, कि कह रहे थे कि गलत काम कभी मत लाना, गलत काम कभी मत कराना। जो सही काम होता था वो बाबूजी तुरंत एसपी साहब को या डीएम साहब को जो भी काम होता तुरंत वो काम करवाते थे। बाबूजी में वो अच्छाइयाँ थी कि हम कितनी भी बयां करें, एक हिसाब से मैं ईश्वर मानता हूं बाबूजी को। राही जी से मैंने एक बार कहा कि बाबूजी ये 2 बच्चों को नौकरी लगवा दो। बाबूजी ने कहा ये जवाहरपुर चीनी फैक्ट्री है रामकोट के पास। बाबूजी के कहने पर वहाँ कुछ नहीं हुआ तो बाबूजी ने हमसे कहा कि कुछ काम करो कि जिससे इनकी कोई पकड़ बने और कुछ काम किया जाए। फिर उसमें मैंने देखा कि यहाँ कुछ गलत दुरुपयोग हो रहा है, तो बाबूजी ने कहा कि ठीक आप वो कुछ थोड़ा प्रचार प्रसार करो। फिर राही जी ने एक गंदे नाली में 27 घंटा बैठ करके जवाहरपुर चीनी मिल की समस्याओं का निदान किया, जिससे आज जो गंदा पानी बह रहा है उसको बांध करके किसानों को 10-5 गाँव को फ्री सिंचाई हो रही है। बाबूजी में इतने बड़े सद्भाव थे कि गरीबों के लिए सदैव लड़ाई लड़ते रहे, आखिरी अंत तक गरीबों के सिपाही थे। क्षेत्र में जो समस्या जान पाते थे तो तुरंत उसका निदान करते थे। सीतापुर से समीर अख्तर के साथ आई इंडिया के लिए पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।